आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जॉनरा ऑफ पोइट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोइट्री का जॉनरा क्या है। ठीक है, फिर हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जॉनरा ऑफ पोइट्री को डिस्कस कर लिया था कि पोइट्री जो है वो किस तरह का जॉनरा है। ठीक है, अब हम इस वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप जो पोइट्री की आती है वो है लिरिक पोइट्री। ठीक है, क्या कहता है वो? पर्सनल एंड इमोशनल, दिस टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड थॉट्स लाइक अ हार्ट फेल्ट सॉन्ग विदाउट म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिक पोइट्री उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके अंदर लिरिक्स होंगी, लिरिकल पैटर्न होगा, एक ऐसी पोइट्री होगी जो एक सॉन्ग की तरह, एक म्यूजिक की तरह रन करेगी, म्यूजिक की तरह इंसान को समझ आएगी। इसको हम लिरिकल पोइट्री का नाम देंगे। ये पर्सनल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, इंसान के थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करेगी। ठीक हो गया। ये हार्ट फेल्ट होगी कि इंसान इसको जब सुनेगा तो उसके दिल को ये छू जाएगी। ठीक है, इसे हम लिरिकल पोइट्री का नाम देते हैं। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, उसमें वो यही डिस्कस करते हैं कि मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है वो इस पोएम के अंदर वो डिस्कस करते हैं, और इसको लिरिकल पोइट्री इसी वजह से कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर जो अगली टाइप आती है वो है नैरेटिव पोइट्री। ठीक है, नैरेटिव पोइट्री है दिस टेल्स अ स्टोरी कंप्लीट विद कैरेक्टर्स, अ प्लॉट एंड ऑफन अ मॉरल। Think of it as storytelling in verse. For example, The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. ठीक है, नैरेटिव पोइट्री होती है जो किसी को नरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कोई नरेशन यूज की जाती है, उसे हम नैरेटिव पोइट्री कहते हैं। अब नैरेटिव का क्या मतलब हुआ? नैरेटिव का मतलब हुआ ऐसी स्टोरी या ऐसी पोइट्री जिसमें कोई स्टोरी बताई जाए, कंप्लीट जो है वो नैरेटिव को पूरा किया जाए, जिसके अंदर करेक्टर्स हो, प्लॉट भी हो और एक मॉरल भी दिया जाए एंड पे। मतलब एक कंप्लीट स्टोरी टेलिंग। जिस तरह हम स्टोरी सुनाते हैं, जैसे कि प्यासे कौवे की एक स्टोरी होती है कि प्यासा कौवा था, उसने पानी की तलाश में इधर उधर गया, उसे फिर आखिरकार पानी मिल गया, फिर एंड पे एक मॉरल निकलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो नैरेटिव पोइट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। फिर है हमारे पास अगली टाइप जो है वो पोइट्री की, वो है एपिक पोइट्री। ठीक है, लॉन्ग एंड ग्रैंड, लंबी और ग्रैंड होती है। एपिक पोएम्स नरेट heroic deeds or legendary tales like the Odyssey or Beowulf. For example, the Iliad by Homer or Paradise Lost by John Milton. ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो एपिक पोइट्री होती है ना, लॉन्ग होती है, ग्रैंड होती है, उसके अंदर जो हीरोइक डीड्स होती है, मतलब कि एक हीरो, हीरोइन, विलन, इनकी स्टोरी को दिखाया जाता है। एक हीरो की जो हीरोइक क्वालिटीज होती है ना, वो जिस तरह से उस स्टोरी के अंदर काम करता है, अपनी हीरोइक क्वालिटीज को दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है, उन सब क्वालिटीज को जो है वो इस पोइट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसके अंदर अपने एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो उसमें जो हीरो होता है ना, उसकी जो क्वालिटीज होती है ना, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो पोइट्री लिखी जाती है वो होती है हीरोइक पोइट्री या फिर एपिक पोइट्री। ठीक हो गया। इसमें होमर और जॉन मिल्टन की जो वर्क है, द इलियड और पैराडाइज लॉस्ट, ये एपिक पोइट्री के अंदर आते हैं। जैसे कि जॉन मिल्टन की जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें वो यही बताते हैं कि जो शैतान है उसको वो एक हीरोइक जो है वो डीड के तौर पर दिखाते हैं कि वो एक हीरो है। ठीक है, हीरो के तौर पर, लेजेंडरी जो है वो पर्सन के तौर पे सैटर्न को उसके अंदर वो दिखाते हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो ये होगी हमारे पास एपिक पोइट्री। फिर है हाइकू। ठीक है, हाइकू जो होता है अ शॉर्ट जापानीज पोएम विद 3 लाइन्स, 5, 7 और 5 syllables, often reflecting nature and fleeting moments। ये होती है जो हमें नेचर का इजहार करने के लिए यूज होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम मतलब ऐसे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं जो कि मतलब हमारे मतलब ऊपर से गुजरता है, मतलब हमें उन मोमेंट्स का इतना खास अंदाजा भी ना हो, फिर भी हम उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोएम जो होती है वो हाइकू होती है, और ये जापानीज टाइप पोएम है, मतलब जापानीज में ये ज्यादा फेमस है। इसके एग्जाम्पल जो है वो अपने कौन सा वर्ड लिखा है, आप लोगों से पढ़ो तो पढ़ लीजिएगा। आगे एक और एग्जाम्पल दी हुई है, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, अ फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड। ठीक है, ये वाली जो पोइम है ये एक हाइकू की मिसाल है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इन पोइट्री को हम अच्छी तरह से समझ सकें, तो जो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उनको आप लोग स्टडी करके या उनकी शॉर्ट सी समरी सुन के भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी,
अगली टाइप आती है हमारे पास सोनेट। A 14-line poem, usually about love or philosophical ideas with a specific rhyme scheme. For example, Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare? ठीक हो गया। सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जो कि 14 लाइन पोएम होती है, जो कि लव और फिलोसॉफिकल आइडियाज को एक्सप्रेस करती है। इसमें आप लोग सिर्फ यही बात याद रख लें कि ये एक 14 लाइन पोएम होती है और राइमिंग स्कीम जो है वो स्पेसिफिक किस्म की उसको फॉलो करती है। ठीक हो गया, ये होगी हमारे पास सोनेट। आगे चलते हैं। आगे वाली जो टाइप है वो दिखाई गई है फ्री वर्स। ठीक है, पोएट्री विदाउट सेट रूल्स, इट डज नॉट राइम और फॉलो अ स्ट्रिक्ट रिदम, ऑफरिंग फ्रीडम टू द पोएट। फॉर एग्जांपल, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन। अच्छा, ऐसी पोएट्री की टाइप जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई रूल फॉलो नहीं होता, ना ही ये कोई खास किस्म का पैटर्न फॉलो करती है, ना ही खास किस्म की लाइंस होती हैं, ना ही कोई राइम स्कीम होती है, ना ही कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर जो है वो पोएट को फुल फ्रीडम होता है कि वो अपनी मर्जी से पोएट्री को लिख सके और अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। इसको हम क्या कहेंगे? फ्री वर्स पोएट्री कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है वो है ओड। ठीक है, अ पोएम ऑफ प्रेज और एडमायरेशन सेलिब्रेटिंग अ पर्सन, थिंग और आइडिया इन अ फॉर्मल स्टाइल। एक ऐसी पोएम जो किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को एक ऐसे वे में एडमायर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए और उस शख्स की, उस चीज की या उस आइडिया की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम ओड कहते हैं। ठीक है, जो मतलब किसी इंसान की तारीफ करनी है ना हमने, तो उसके लिए जो हम पोइट्री लिखेंगे उसे हम ओड का नाम देंगे। ठीक होगा, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स, जिसमें जॉन कीट्स जो है वो एक नाइटिंगेल को जो है वो एप्रिसिएशन पेश कर रहे हैं कि तुमने भी मतलब अपनी पोएम के अंदर दिखाते हैं, एक ओड लिखते हैं नाइटिंगेल के ऊपर। नाइटिंगेल होता है जो फाख्ता होती है, ठीक है, उससे कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप आती है एलजी, अ रिफ्लेक्टिव पोएम मॉर्निंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, often with themes of grief and hope। अच्छा जी, ऐसी पोएम जो रिफ्लेक्ट करती है कि किसी भी इंसान के मर जाने के बाद जो इंसान अफसोस करता है ना, उसके इजहार को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि गम का इजहार करने के लिए, उम्मीद का इजहार करने के लिए हम जो पोएम इस्तेमाल करते हैं या पोएम लिखते हैं पोइट, उसको हम एलजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसे हम ना उर्दू में मरसिया भी बोलते हैं, हिंदी में। ठीक है, मरसिया। फॉर एग्जाम्पल, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने एक लिखी थी एलजी, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप है बैलेट, आ स्टोरी टेलिंग पोएम यूजुअली सेट टू म्यूजिक विद सिंपल लैंग्वेज एंड अ कैची रिदम। ठीक है, ऐसी पोएम जो कि म्यूजिक से रिलेटेड होती है, इसके अंदर म्यूजिक का यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं और कैची रिदम होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बैलेड कहते हैं। द बैलेड ऑफ अ रीडिंग गोल बाय ऑस्कर विल्डे, ये ऑस्कर विल्डे की पोएम है, ये बिल्कुल जो है वो बैलेड की एग्जाम्पल है। फिर लास्ट वन जो टाइप आती है हमारे पास वो है ब्लैंक वर्स, unrhymed poetry with a consistent meter, often written in iambic pentameter like Shakespeare's plays। अच्छा, एक ऐसी पोइट्री की टाइप जिसके अंदर अनराइम्ड पोइट्री होती है, मतलब कोई भी खास किस्म का मीटर नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, सिर्फ एक ही मीटर इस्तेमाल होता है, वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, जो कि शेक्सपियर जो है अपने प्लेस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उस मीटर को जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इसके अंदर वो इस्तेमाल होता है और अनराइम्ड पोइट्री होती है और कंसिस्टेंट मीटर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। इसकी एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, ये एक एपिक पोएम भी है और ब्लैंक वर्स भी है। ठीक है, ये थी हमारे पास जो है वो पोइट्री की टाइप्स है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।